में टाइम बहुत कम है अपने पास, तो हम क्या करेंगे अभी सीधा हम जो आज का सेशन है, जिस सब्जेक्ट के लिए हम आज एक जगह पे आए हैं, एक वही चीज को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। किसी कोई अगर कंफर्म करे कि मेरी स्क्रीन। यस, क्लियर है सर, क्लियर है सर, एक्सेलेंट सर, क्लियर है। ओके ओके ओके। देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है हम जो पढ़ने वाले हैं वो है C5 वर्सेस D5। अब C5 मतलब और D5 मतलब, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। C5 यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म है और D5 ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है। C5 मतलब सेंट्रलाइज फाइनेंस और D5 मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अब फाइनेंस मतलब क्या? फाइनेंस मतलब पैसा, पैसे की दुनिया। जो आज हम दुनिया भर में चीजें देखते हैं, मतलब उसमें शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, इक्विटी कमोडिटी हो या फॉरेक्स हो, जो कोई भी हो, या बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, ये सारा कुछ आएगा फाइनेंस में। अब ये सारी चीजें जो चल रही हैं, अब तक जो चल रही थी, मतलब अब तक कह नहीं सकते, अब आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन अब तक जो चला है वो सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ही है। मतलब क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंट्रोल करने वाली कोई ऑर्गेनाइज गवर्निंग बॉडी रहेगी, या तो कोई एक बंदा रहेगा जिसके कंट्रोल में सारा कुछ रहेगा, उसको कहा जाता है सेंट्रलाइज। अब ये हो गया सेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब क्या? वो बंदा या वो गवर्निंग बॉडी वो कंट्रोल करेगी वो सारा कुछ फाइनेंस का बिजनेस। वो हो गया सेंट्रलाइज फाइनेंस। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है? D5। D5 मतलब डिसेंट्रलाइज। अब यहाँ पे अकेला बंदा या गवर्निंग बॉडी इसको कंट्रोल नहीं करेगी, इसको कंट्रोल करेगी पूरी कॉम। यानी कि उसमें जो भी इन्वॉल्व है, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे मिल के उसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। तो ये चीज बनती है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो यही चीज थोड़ा बहुत हम समझने वाले हैं, डिटेल में जाने वाले हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन में जाते हैं। इसमें जो है व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, पहले तो ये समझना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, जो मैंने अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। अब सेंट्रलाइजेशन मतलब कोई गवर्निंग बॉडी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मेरी कंपनी है जिसको मैं ओनर हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसको चला रहा हूं। तो मैं चलाऊंगा मेरे तरीके से, और यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं तो भी मैं खुद लूंगा, अकेला लूंगा, किसी से पूछना सलाह लेना जरूरी लगा तो लूंगा, अगर नहीं तो मैं खुद से ही डिसीजन लूंगा। या तो ऐसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जैसे कि वहां पे एक गवर्निंग बॉडी रहेगी, 10 12 50 100 200 लोग, जितने भी तय है उतने लोग वहां पे बॉडी में रहेंगे, और खाली वही लोग उसके डिसीजंस लेंगे। मतलब डिसीजन मेकर्स कह सकते हैं हम लोग। कुछ डिसीजन मेकर्स के हाथ में अगर ऑर्गेनाइजेशन है और अकेले के है, तो उसको कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। अब इसके बेनिफिट्स भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब बेनिफिट क्या होते हैं? यहाँ पे पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। मतलब क्या? डिसीजन करने में, डिसीजन मेकिंग में उनको ताकत दी जाती है। तो इस वजह से होता क्या है, इजी होता है डिसीजन लेना। अब दूसरी चीज इसमें होती है ए क्लियर चेन कमांड। मतलब क्या? यहाँ पे अब हम कह सकते हैं इसको हायरार्की भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिएगा, मैं एक कंपनी है जिसका मैं CEO हूँ, तो वहां से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक क्या होगा? कमांड दिए जाएंगे किसी को किसी को किसी को। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक बैंकिंग सेक्टर में एक बैंक है, बड़ी बैंक है, ICICI जैसी एक बैंक है। वहां पे होगा क्या? एकदम डाउन पे कौन होगा? एग्जीक्यूटिव्स होंगे। तो उसको कमांड कौन देगा? उसका मैनेजर देगा। मैनेजर को कौन कमांड करेगा? एरिया मैनेजर। उसको रीजनल मैनेजर, उसको जोनल मैनेजर, इससे स्टेट मैनेजर, और ऑल इंडिया का जो हेड होगा वो उसको कमांड करेगा। मतलब क्लियर चेन ऑफ कमांड जिसको बोलते हैं, इसको हायरार्की भी कह सकते हैं हम लोग, ये वो वहां पे होती है। और दूसरा, उसके बाद तीसरा क्या आएगा? फोकस्ड विजन। देखिए, हर किसी को उसका काम बता दिया गया है। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव को क्या करना है उसको बताया है, मैनेजर को क्या करना है वो बताया है, एरिया मैनेजर का काम उसको पता है। तो इस वजह से फोकस होते हैं लोग।
ठीक है, और रिड्यूस कॉस्ट कर सकते हैं। चौथा क्या है इसमें, रिड्यूस कॉस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे से ज्यादा काम करवाया जा सकता है सेंट्रलाइज फाइनेंस में, उसके पैमाने से भी ज्यादा उसको काम हम देकर वहां से काम ज्यादा करवा के कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस, यहाँ पे एक आध कोई चेंजेस हमने करवाए हैं सिस्टम में या बदलाव करवाए हैं, तो वो क्या हो सकता है, इसमें कमांड होती है। फॉर एग्जांपल क्लियर चेन कमांड होने की वजह से, मतलब हायरार्की होने की वजह से उसको हमने बता दिया कि ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे चेंजेस करने हैं, इनकी सैलरीज हमें कम करने हैं, तो कम करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आध ऐसा डिसाइड हो गया कि एरिया मैनेजर को अभी एक नहीं दो दो एरिया कवर करने हैं, ये डिसीजन करना है, तो इमीडिएट हो जाता है। तो इस तरह से वहां पे क्विक इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकते हैं, डिसीजंस हो सकते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी वर्क, प्रेशर डाल के काम करवा के वहां पे क्वालिटी पे फोकस करके क्वालिटी वर्क भी वहां से लिया जा सकता है। अब ये हो गए सेंट्रलाइजेशन के फायदे। अब डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कुछ। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप होती है, मतलब नौकरशाह तानाशाह क्यों हम कह सकते हैं, लीडरशिप जो होगी। फॉर एग्जांपल एक बड़े लीडरशिप पे है, एक आध एग्जांपल के लिए हम जोनल मैनेजर है समझ लीजिए, वो क्या करेगा, उसकी लीडरशिप इतनी दबाव डालेगा टीम पे, उससे उसकी वजह से उसको फॉलो कोई नहीं करेगा, लेकिन काम करेगा, लेकिन उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको पसंद नहीं करेगा। इस तरह से ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप भी होती है वहां पे। अब रिमोट कंट्रोल से तो चलता ही है सेंट्रलाइजेशन, मतलब कोई भी हायर अथॉरिटी होती है वो सब टीम को या ऑर्गेनाइजेशन को रिमोट से ही चलाती है। डिले इन वर्क हो सकता है, क्यों, कारण है, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते और वो आपको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली उसका कुछ नहीं सुनोगे। आप अगर उसको पसंद नहीं करते तो आप काम भी नहीं करोगे, आप सोचोगे क्या ज्यादा पगार देने वाले हो क्या, तो इस वजह से आप क्या करोगे, इसमें काम भी डिले कर दोगे, लेट कर दोगे, अब हो सकता है तो भी नहीं करोगे। तो ये चीजें होती है, डिले हो सकती है। और लैक ऑफ एम्प्लॉय लॉयल्टी, अगर मुझे पगार उतना ही मिलने वाला है तो मैं ज्यादा काम करके क्या करूंगा, क्या फायदा है मेरा, कंपनी का तो फायदा हो रहा है, मेरा क्या होगा। तो ये मेरा क्या होगा ये सोच बन जाती है अगर सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी। तो ये कुछ चीजें हैं, डिसएडवांटेजेस होती हैं सेंट्रलाइज सिस्टम में। अब डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जांपल समझ लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का एक बढ़िया एग्जांपल बोलेंगे तो वो होता है चुनाव। देखिए हमारे यहाँ एक ऐसी सिस्टम बन गई है कि एक सेंट्रलाइज गवर्निंग बॉडी को तय करने के लिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम यूज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए हमें कुछ एमएलएज, स्टेट होगा तो कुछ एमएलएज को चुनने के लिए हम चुनाव करते हैं सारे मिलकर। अब इस चुनाव कर रहे हैं सारे मिलकर, मतलब सारे उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन सब डिसेंट्रलाइज होके चुन रहे हैं किसको, एक गवर्निंग बॉडी को, जो कि सेंट्रलाइज बन जाएगी आगे जाके वो पूछेगी नहीं बाकी सब लोगों को, भाई हम ये डिसीजन लेने वाले हैं, आपको पसंद है क्या, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको चुन के दिया है, वो अथॉरिटी उनको दे दी। मतलब ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे हिसाब से कि हम एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, एक सेंट्रलाइज बॉडी चुन रहे हैं डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है मेरे हिसाब से। मैं हर बार इसी एग्जाम्पल को देता हूँ एज ए डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जाम्पल देने के लिए। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखिए अगर एग्जाम्पल डिसेंट्रलाइज का लेंगे हमारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, तो क्रिप्टो करेंसी हो, ये तो एक ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज का एक बढ़िया नमूना है। इसमें होता क्या है कि कंट्रोल किसी एक बंदे के पास नहीं रहता, सारे लोग मिलकर बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसको एक्सपांड कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स देखिए क्या क्या है। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सारे लोग अपना है सोच के काम करेंगे। किसी एक का अगर रहेगा तो वो नहीं करेगा, लेकिन हर किसी को उतना ही बेनिफिट रहेगा तो हर कोई क्या करेगा, बहुत ज्यादा तो पैमाने पे उस पर इन्वॉल्व होगा, काम करेगा। और डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग लोग होंगे,
मतलब किसी के क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी, किसी के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, तो अलग अलग काम अलग अलग लोग अलग अलग सेगमेंट में करते जाएंगे, तो उसका काम भी बढ़ेगा और डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग क्षेत्र में भी हम ज्यादा काम कर सकते हैं। ये एक उसका बेनिफिट है। दूसरा है क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए, क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों होगा? क्योंकि कोई भी डिस्कशन हो, तीसरा पॉइंट देखिए, इफिशिएंट कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक जगह पे सबको एक ही विषय पे पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए भी हम चुनाव एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। जैसे कि हमने एक बंदे को, वहां पे खड़े 50 लोग होंगे, फिर भी हमने क्या किया, एक ही बंदे को चुन के दे दिया। इस वजह से होता क्या है, डिसीजन जो होता है लोगों की ओर से डिसेंट्रलाइज होता है और एक ही बंदे को होता है। इस वजह से कम्युनिकेशन कैसे किया है कि हमें एक बंदे को चुनना है, ये हमारा कम्युनिकेशन है, एक ही जगह पे होने की वजह से। तो ये एक बेनिफिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। ईज ऑफ एक्सपांशन, बहुत ज्यादा लोग होने की वजह से एक्सपांशन करना तो बहुत आसान होता है। बेटर सुपरविजन हो सकता है और कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, लोग इन्वॉल्व ज्यादा हैं, खुद का सोच के कर रहे हैं, तो इस वजह से उसका सुपरविजन भी बेटर होता है, कंट्रोल भी बेटर रहता है। रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव, अगर ब्लॉक ओरा का ही सोचेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर ये डिसेंट्रलाइज वे से अब अगर डीफाई स्टार्ट हो गई, उसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, मैनुअल इंटरफेरेंस बंद हो गया, एक फाइनल डिसीजन होके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन के अपना प्रोजेक्ट चलना शुरू हो गया, तो यहाँ पे काम किसी का नहीं होता। अब रिलीफ किसको मिलेगा? ये डेवलप करने वाले टॉप एग्जीक्यूटिव कौन है? फिरोज सर हैं, उनको भी रिलीफ मिलेगा, नितिन सर हैं, उनको मिलेगा, रियाज सर को मिलेगा, ताकि वो लोग क्या करेंगे, बाकी जो चीजें हैं एक्सपांशन के हिसाब से और बढ़िया करने के हिसाब से उस पे काम करना शुरू कर देंगे। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम ब्लॉकचेन का ही ले लेते हैं। ब्लॉकचेन, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें क्या आ सकते हैं, उसमें गैस फीस ज्यादा आ गई, होने लगी, खर्चा ज्यादा होने लगा, स्पीड कम हो गई अपनी, मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए कि जिसको स्पीड ज्यादा चाहिए, तो ये हम डेवलप करने के बाद उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक बार डेवलप हो गया उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब बाहरी दुनिया के इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अपने सिस्टम में आ सकते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। नैरो प्रोडक्ट लाइन दूसरा उसका डिसएडवांटेजेस है। फॉर एग्जांपल हमने समझ लीजिए एक प्रोडक्ट बना दिया जो अभी के हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे चल के वो चलेगा नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिसमें वीसीआर जब आया तब ऐसा लगता था कि वीसीआर जिसके पास है वो सबसे मतलब बड़ा है गांव में। हमारे जैसे, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ होता कैसे था, किसी के घर में अगर वीसीआर है तो हम उसको बोलते थे कि ये सबसे बड़ा बंदा है गांव में का। अब जाके क्या होगा, उसके बाद क्या हो गया, अगर वही प्रोडक्ट आज भी रहता तो चलता क्या? नहीं चलता। क्यों? उसमें चेंजेस होते गए, और उसके बाद वीसीआर के बाद सीडी प्लेयर आ गया, पेन ड्राइव से चलने वाली डिवाइसेस आ गए, अब तो सीधा मोबाइल से ही चलने लगे, वीडियो भी अभी मोबाइल पे आ गए। तो मतलब उसमें डेवलपमेंट भी जरूरी होता है, हिसाब से टाइम के हिसाब से डेवलप करना डिफिकल्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, और इस सभी के वजह से कभी कभी वो एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम के होते हैं। अब अगर देखेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम के कुछ एक दो एग्जांपल हम देखते हैं, ताकि समझ जाएं कि सिस्टम चलता कैसे है। इसमें पहले तो हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम का, सेंट्रलाइज सिस्टम में बैंकिंग कैसे काम करती है, और सेंट्रलाइज सिस्टम में मनी ट्रांसफर, जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर होती है वो कैसे चलती है, और सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनांस हो, वजीरेक्स हो, ये सारे सेंट्रलाइज हैं। तो ये कैसे चलते हैं, इनको थोड़ा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे, एक बैंक जो सेंट्रलाइज बैंक होती है, कोई भी बैंक ले लो, अभी फिलहाल तो इंडिया में कोई भी डिसेंट्रलाइज बैंक नहीं है, सारे के सारे सेंट्रलाइज बैंक है। कोई भी बैंक का अगर एग्जांपल लोगे तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि बैंक के दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है लेंडर, दूसरा होता है बोरोवर। लेंडर मतलब जो डिपॉजिट देगा,
एफडी करेगा, आरडी करेगा, या सेविंग अकाउंट में पैसा डालेगा। मतलब बैंक के लिए क्या है, वो जमा करता है, और वो जमा करता एक पार्ट हो गया। और दूसरा कौन रहेगा बैंक का इंपॉर्टेंट पार्ट? बोरोवर। मतलब जो आया हुआ पैसा है वो कोई तो लोन लेके जाएगा, तो वो लोन लेके जाएगा तभी बैंक एफडी करने वाले को क्या देगी? रिटर्न देगी, इंटरेस्ट देगी। समझ लो कि मैं एक 10 लाख रुपए का एफडी कर रहा हूं, बैंक क्या कहती है मुझे? मैं आपको 6% से सालाना ब्याज दूंगा। अब सालाना 6% ब्याज दूंगा ये सोच के बैंक देगी, सोच के एफडी कर किसी ने बैंक में कर दी, मैंने कर दी बैंक में। अब बैंक मुझे कब देगी 6%? अगर वो बैंक आगे किसी को ज्यादा ब्याज से, इंटरेस्ट से देगी और वो प्रॉपर रीपेमेंट करेगा, तब जाके वो क्या करेगा? बैंक अपने को एफडी पे रिटर्न देगी। अब समझ लो कि कोई बंदा आ गया, अलग अलग बैंक तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स में लोन देती है। फॉर एग्जांपल होम लोन है, व्हीकल लोन है, मॉर्गेज लोन होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, बहुत सारे लोन होते हैं अलग अलग। उसमें किसी बंदे को 10% से एक 10 लाख रुपए बैंक ने क्या किया? ब्याज पे लोन दे दिया। अब समझ लीजिए, एफडी पे हमें 6% देने हैं, और हमने उसी पैसे को किसी नए बंदे को दे दिया 10% से। अब होगा क्या? अगर देखिए, अब ये सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम सेंट्रलाइज होने की वजह से पैसा किसका है? मेरा है। मैंने पैसा जमा किया बैंक में। अब मेरे पैसे को किस तरह से यूज करना है, इसका कंट्रोल मेरे पास है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब इसी को कहते हैं सेंट्रलाइज। मतलब मेरा पैसा है, मेरे ही बैंक के अकाउंट में दिख रहा है, लेकिन खाली मेरे पेपर पे है, अकाउंट में है। लेकिन इसको कैसे और कहाँ यूज करना है, ये डिसीजन कौन कर रहा है? गवर्निंग बॉडी, जो उसकी सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, वो उसको डिसाइड कर रही है कि इस पैसे को कहाँ और कैसे यूज करेंगे। अब चलो, ये हो गया पैसे का यूज करने का डिसीजन गवर्निंग बॉडी ने ले लिया। अब समझ लीजिए, बैंक किसी और को 10 लाख रुपए लोन देती है 10% से। यहां से 6% लिया, यहाँ पे 10% दे दिया। अब बैंक को उस बंदे ने, समझ लो इसाक सर है, इसाक सर ने 10 लाख रुपए ब्याज पे लिया, 10% प्रॉपर उन्होंने बैंक में जमा कर दिया। अब 4%, 6% तो किसको देना है? जिसने एफडी रखी थी उसको देना है, मुझे मिल गया। अब 4% क्या हो गया? 4% ये है ना बैंक का प्रॉफिट हो गया। अब ये 4% बैंक का प्रॉफिट हो गया। बैंक कहेगी कि 2% मेरा मैनेजमेंट का खर्चा है, सैलरीज, ये एक्सपेंसेस, ये सारा है, अब ये मैं खर्चा करूंगा। उन्होंने वो खर्चा कर दिया। अब बचे 2%। अब ये 2% क्या करना, इसका डिसीजन भी कौन लेगा? वही सेंट्रलाइज गवर्निंग बॉडी। देखिए, पैसा तो हर किसी का है, शेयर होल्डर बहुत सारे हैं बैंक में। अगर आप एग्जांपल ही लेंगे आईसीआईसीआई बैंक का, 700 करोड़ उसके शेयर होल्डर हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर 700 करोड़ है। और अगर आप देखोगे प्रमोटर के पास कितना है? 100 करोड़। 600 करोड़ किसके पास है? पब्लिक के पास। मतलब पब्लिक ने 600 करोड़ शेयर्स ले रखे हैं बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक के। लेकिन डिसीजन लेने में 600 करोड़ इन्वॉल्व है क्या? 600 करोड़ जिनके पास है शेयर्स, वो लोग, ये 2% जो बचा है, इसका क्या करना है, इसका डिसीजन कौन ले रहा है? गवर्निंग बॉडी। अब ये लोग क्या करेंगे, किसको पता है? अगर वो उनकी नीयत अच्छी है तो बढ़िया करेंगे, अगर उनकी नीयत खराब है तो उनके हिसाब से करेंगे, उनको सॉरी, उनको बेनिफिट देने वाली चीजें वो करेंगे। तो यही एक दिक्कत होती है सेंट्रलाइज सिस्टम में। तो यही समझाने की कोशिश है हमारी आज की, कि सेंट्रलाइज सिस्टम में दिक्कतें क्या क्या है। ये एक हो गया एग्जांपल बैंकिंग का। देखिए दूसरा, अब मनी ट्रांसफर जो होता है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, ये भी फाइनेंस का ही एक पार्ट है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मनी ट्रांसफर में सेंट्रलाइज बॉडी कितना वर्क करती है, और उसका डिसएडवांटेजेस हमें कितना भुगतना पड़ता है, नुकसान हमें कितना भुगतना पड़ता है, वो देखती है। देखिए समझ लीजिए, मैं एक बंदा हूं जिसको अमेरिका में क्या करना है, पैसा भेजना है। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं जाऊंगा मेरे लोकल बैंक में। मैंने बैंक में जाके पैसे जमा कर दिए। अब वो क्या करेगी बैंक? मैंने कहा कि यूएस में मेरे फ्रेंड के अकाउंट में ये जमा करना है, तो लोकल बैंक करेगी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को कम्युनिकेट, जो कि दोनों तरफ रहेगी। फॉर एग्जांपल उसका इंडिया में भी क्या होगा? बैंकिंग होगा, और यूएस में भी बैंकिंग होगा।
तो ये लोकल बैंक उससे कम्युनिकेट करी, लोकल बैंक अभी सॉरी कॉरेस्पोंडेंट बैंक अमेरिका में जो ब्रांच है उससे कम्युनिकेट करेगी। अब अमेरिका में जिस कॉरेस्पोंडेंट जो बैंक है अमेरिका में, उसी बैंक में मेरे फ्रेंड का अकाउंट होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं। तो वो बैंक क्या करेगी, मेरे फ्रेंड के अकाउंट जिस बैंक में है उससे कम्युनिकेट करेगी और वहां पे पैसा ट्रांसफर करेगी। अब देखिए इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो गए। मेरी लोकल बैंक हो गई, कॉरेस्पोंडेंट बैंक हो गई इंडिया में, कॉरेस्पोंडेंट बैंक हो गई अमेरिका में, और लोकल बैंक हो गई अमेरिका में मेरे फ्रेंड की। अब ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। अब इस वजह से होता क्या है कि इन सारे लोगों के चार्जेस किसको पे करने पड़ेंगे अभी, मुझे, क्योंकि मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं। अब ये चार्जेस पे करते वक्त मुझे जो इन्वॉल्व है उनको तो करना ही होगा। अब दो और लोग इनमें इसमें चार्जेस लगाते हैं, वो है इंडियन गवर्नमेंट भी लगाएगी और यूएस गवर्नमेंट भी लगाएगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर हो रहा है। देखिए तो ये इस सेंट्रलाइज सिस्टम का एक क्या होता है कि ये बहुत दूर से घूम घूम के पैसा जाता है और इसका खर्चा बहुत ज्यादा जो सेंडर है या रिसीवर है उन लोगों को मतलब बेयर करना पड़ता है। अगर समझ लीजिए यही अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम होती, डिसेंट्रलाइज वे से होता, तो ये बीच वाले सारे गायब हो जाते और डायरेक्टली क्या होता, पैसा ट्रांसफर होता। उसका भी हम एग्जांपल आगे देखेंगे। तो ये एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम जैसे चलती है, उसमें किन किन लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ये हो गया। अब अगली एक चीज है वो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ट्रेडिंग एक्सचेंजेस। मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बाइनांस ले सकते हैं, वजीरेक्स ले सकते हैं, पिछले दिनों एक एफटीएक्स नाम से जो एक्सचेंज बंद हो गया उसका भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, क्या होता है सबसे पहले तो मुझे इन किसी भी एक एक्सचेंज में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा खाता ओपन करना पड़ेगा, अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, अकाउंट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी अकाउंट में मेरे बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब बैंक अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, मतलब अब तक जब तक ये मेरे बैंक अकाउंट में था, मेरे नाम से था, तब तक उस पे मेरा कंट्रोल था। अब मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया, अब मेरा कंट्रोल इस पे है नहीं। अब किसका कंट्रोल है, उसी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब वो एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है समझ लीजिए, उसके कंट्रोल में मेरा पैसा चला गया अभी। अब मैं वहां जाऊंगा, मुझे दिख तो रहा है वहां पे बैलेंस दिख रहा है, मैंने 1 लाख रुपए ट्रांसफर करे, वो 1 लाख रुपए वहां पे दिख रहे, लेकिन अभी है किसके पास, किसके अकाउंट में है वो पैसा, एक्चुअल में देखेंगे तो एक्सचेंज के अकाउंट में पैसा है। अब एक्सचेंज उसके बदले में मुझे वहां एक डिजिट दे रही है, नंबर्स दिखा रही है मेरे अकाउंट के हिसाब से। अब मैं क्या करूंगा, उसको कन्वर्ट करूंगा करेंसी में, फिएट करेंसी जो मेरी होगी उससे मैं क्या करूंगा, दूसरा क्रिप्टो करेंसी खरीद लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यूएसडीटी खरीद लिया, इथेरियम खरीद लिया, बाइनांस खरीद लिया, या मैंने बिटकॉइन खरीद लिया। इनमें से मुझे जो पसंद हो वो मैंने क्या कर लिया, उस अमाउंट से क्रिप्टो खरीद लिया। अब क्रिप्टो खरीद लिया, मेरे वॉलेट में वहां पे भी दिख रहा है, लेकिन वो वॉलेट का कंट्रोल मेरे पास है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो कंट्रोल किसके पास है, उसी एक्सचेंज के पास। मुझे दिख रहा है खाली, मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, इधर उधर घुमा सकता हूं, लेकिन अभी के अभी 1 सेकेंड में मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे कंट्रोल वाले वॉलेट में ट्रांसफर करूंगा, तब तक वो उसके ही कंट्रोल में है। अगर उसका वॉलेट एड्रेस देखोगे, उस वॉलेट एड्रेस को ओनर कौन होगा, एक्सचेंज ओनर। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यूएसडीटी लिया है, उससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 1-2 पेयर में कर रहा हूँ, 4 पेयर में कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस कर रहा हूँ, ये सारा कुछ उनके ही अकाउंट में कर रहा हूँ। और उसके बाद मुझे लगा कि भाई अभी मुझे है ना प्रॉफिट हो गया है, लॉस हो गया है, जो भी हुआ है, बचा हुआ जो क्रिप्टो करेंसी है, जो भी कॉइन या टोकन्स है, मुझे है ना मेरे वॉलेट में चाहिए। अब देखिए हुआ क्या कि मैंने उसको विड्रॉल कर दिया। अब विड्रॉल करके मेरे वॉलेट में आ गया, फॉर एग्जांपल वो मेरे ट्रस्ट वॉलेट में आएगा या मेटामास्क में आएगा, सेपवाल में, किसी वॉलेट में मैंने विड्रॉल ले लिया। अब देखिए मैंने पैसा ट्रांसफर किया और वॉलेट में क्या आ गया, कॉइन आ गया। इसके बीच वाला जो काम है किसके पास था, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास। ये सब कुछ मैंने किया, प्रॉफिट लॉस जो भी किया,
ये किसके दम पे किया? एक्सचेंज के दम पे किया, उसके मतलब उस पे मैंने यकीन रख के किया कि ये पैसा सेफ है सोच के। लेकिन इसी का एक बेनिफिट क्या हुआ, एक एफटीएक्स का क्या हुआ है आप सबको पता है। फिरोज सर ने तो 2-3 बार उस इंसिडेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। शॉर्ट में 1-2 मिनट में मैं भी उसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, पैसा लोगों का एफटीएक्स एक्सचेंज में क्या हुआ था, बहुत जमा था। तो लोग क्या करते थे, ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करने के लिए उनको क्या देना है, सिर्फ खाली नंबर देना है। लेकिन वॉलेट में किसके करेंसीज थे, मतलब कॉइन्स या टोकन्स किसके वॉलेट में थे? वो एफटीएक्स के थे। उन्होंने क्या किया, उसको आगे जाके यूज किया और वहां पे लॉस कर दिया। अब लॉस करने की वजह से हुआ क्या, जब भी विड्रॉल किसी ने डाला, उसको देने के टाइम, उसको देते वक्त उसके वॉलेट में विड्रॉल देने के लिए पैसा नहीं था, वो मतलब टोकन्स या बिटकॉइन, यूथेरियम, यूएसडीटी नहीं थे। तो इस वजह से विड्रॉल रुकने लगे। तो मतलब क्या, हमारा पैसा कोई और यूज कर सकता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में। तो ये दिक्कत होती है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम में ये दिक्कत होती है कि वहां पे अपना कंट्रोल बहुत कम होता है। ठीक है, अब इसी वजह से क्या होता है, उन पे यकीन रखना, मैंने कहा ना वो रिलायबल नहीं है। यकीन रखना इंटेंशन पे, उनके इंटेंशन पे, उनकी नीयत पे यकीन रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से सिस्टम में क्या आ गया, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ये सारी चीजें हो सकती हैं क्या, मतलब एक्सचेंज का काम हो सकता है क्या, मनी ट्रांसफर हो सकता है क्या, बैंकिंग भी चल सकता है क्या डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो ये थोड़ा हम समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, अब बैंकिंग जो है, हमने क्या देखा कि एक बैंक है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, और डिपॉजिटर है, और मतलब लेंडर है और बोरोअर है, मतलब डिपॉजिट कर रहा है कोई, लोन कोई ले रहा है। अब इन दोनों को जोड़ने वाली बैंक थी। अब डिसेंट्रलाइज बना दिया तो कौन मालिक हो गया, पब्लिक ही उसकी मालिक होगी। अब इसी वजह से बैंकिंग की जगह किसने ले ली है, पी टू पी, पीयर टू पीयर बैंकिंग सिस्टम में। अब इसका 2 एग्जांपल ऑलरेडी इंडिया में कोई नहीं है, लेकिन अमेरिका में 2 ऐसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कर रहे हैं। उनके नाम मैं भूल गया एक्चुअली, वो नोट करना जरूरी था लेकिन जल्दबाजी में भूल गया। मैं अगली बार डेफिनेटली उसको आप सबको शेयर करता हूँ। 2 ऐसे हैं जो पीयर टू पीयर क्या कर रही हैं, ट्रांजेक्शन कर रही है। मतलब ये एक्चुअली समझ लेते हैं डिसेंट्रलाइज तरीके से होता कैसे। अब वही एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख का एफडी है, 1 लाख रुपए का मुझे लोन लेना है, देना है। अब इसकी जगह किसने ले ली, इसकी जगह क्रिप्टो करेंसी या टोकन्स ने, क्रिप्टो टोकन्स ने ले ली। अब इस वजह से हुआ क्या, मुझे 1 लाख का बिटकॉइन समझ लीजिए, 1 लाख वैल्यू का बिटकॉइन मुझे डिपॉजिट करना है इंटरेस्ट के लिए, और 1 लाख रुपए का किसी को चाहिए लोन, जो 1 लाख रुपए क्या करेगा, लोन लेगा और उसका यूज करेगा। अब बैंकिंग में होता कैसे था कि बैंक में जाके डिपॉजिट करता था, और लोन लेने वाला क्या करता था, मेरा घर है, मेरा जमीन है या गाड़ी है, इसको मैं ये मेरा गोल्ड है, इसको मैं हाइपोथिकेशन या मॉर्गेज करके आपसे मैं लोन ले रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ। अब यहाँ कैसे होता है पी टू पी में, मैंने मेरा क्रिप्टो करेंसी 1 लाख रुपए का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया, जिसमें किसी को अगर लोन चाहिए तो मैं देने के लिए रेडी हूँ। अब समझ लीजिए कोई है जिसको 1 लाख का डिपॉजिट करना है एफडी के हिसाब से, उसको रिटर्न चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, इस हिसाब से वो डिपॉजिट कर रहा है। अगर मैं हूं जिसको मुझे लोन चाहिए, अब मैं क्या करूंगा, समझ लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए का कोई भी असेट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इथेरियम है, बिटकॉइन है, कोई भी है। अगर मैं क्या सोच रहा हूं, ये 1 लाख रुपए का मैं असेट बेच के पैसा लेके मैं घर में खर्चा करूंगा तो खर्च हो जाएंगे। मैं सोच क्या रहा हूं कि चलो इसको मैं ना लेंड कर देता हूं, मतलब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल देता हूं। अब उसके बदले मुझे 80,000 रुपए अगर कोई अलग
क्रिप्टो करेंसी का लोन मिलता है कुछ ब्याज पे, तो मैं ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 लाख के इथेरियम दे दिए, 80,000 के यूएसडीटी मैंने लोन पे लिए। अभी 1,000 वहां पे मैंने मॉर्गेज कर दिए, जैसे कि घर करते हैं, गोल्ड करते हैं। यहाँ पे एक ही चीज है, आप लेंडिंग करते वक्त भी और बोरो करते वक्त भी, दोनों में भी क्रिप्टो ही होना जरूरी होता है। ठीक है, अब मैंने इथेरियम कर दिए वहां पे और यूएसडीटी ले लिया। अब यूएसडीटी ले लिया, यूएसडीटी से खर्चा करके मेरा घर मैंने कंप्लीट कर दिया, समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए। अब मुझे क्या करना है कि उस 80,000 को 10% सालाना के हिसाब से यूएसडीटी ब्याज समझ के ज्यादा देना है, जिसने P2P में मुझे लोन दिया है। फॉर एग्जाम्पल जिस किसने भी दिया है उसको देना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, उसका ईएमआई के हिसाब से हफ्ते 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 हर महीने मैंने भरते 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 10% के हिसाब से उसको दे दिया। अब इसमें क्या हो गया, 1 लाख का इथेरियम मेरा वहां पे था, मॉर्गेज पड़ा हुआ था, गारंटी के लिए पड़ा हुआ था। तो उसकी वैल्यू जो अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होगी, उसका बेनिफिट तो मुझे मिल रहा है। अगर मैं उसको बेच के घर में खर्चा करता तो होता क्या, मेरा एसेट खत्म हो जाता। अब इसकी वजह से मैंने क्या किया, उसको लेंड करके वहां से मैंने लोन लेके मेरा खर्चा किया, और जो उसका रेट अप्रिशिएट या डिप्रिशिएशन जो भी होगा उसका बेनिफिट मैं उठा सकता हूं इस हिसाब से। इसको बोलते हैं P2P। यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे करते हैं हम लास्ट में 1 मिनट में देख लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से चलती है बैंकिंग। अब ये शुरू हो गया है एक्चुअली कहाँ पे, अमेरिका में 2 ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ग्रुप में शायद हो गया बाद में, तो भी वो भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, डिसेंट्रलाइज बैंकिंग चालू हो गई है अभी। ठीक है, तो ये रिप्लेस हो रहा है। अब ये तो आप सबको पता है कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में जो दिक्कतें थी, वो तो ब्लॉकचेन और बिटकॉइन आते ही ये सब प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि इसमें बीच में जो बैंकिंग सिस्टम काम कर रही थी वो पूरा निकल गई। अब मैं यहाँ बैठ के अमेरिका में बैठे मेरे दोस्त को बिटकॉइन भेज सकता हूँ, मैं अमेरिका में बैठे बंदे को यूएसडीटी भेज सकता हूँ, अमेरिका में बैठे मेरे दोस्त को मैं टीबैक भी भेज सकता हूँ। इसमें कोई बीच वाला बंदा नहीं होगा, सेंट्रलाइज अथॉरिटी की जरूरत नहीं होगी ब्लॉकचेन की वजह से। ये तो एक सॉल्यूशन ऑलरेडी हम सबको पता है। अब देखिए, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में होता क्या था, पैसा भरने के बाद वॉलेट में आने तक ये जो टाइम पीरियड है ना बीच वाला, इसमें कंट्रोल किसके पास था, मैं ट्रेड कर रहा हूं, प्रॉफिट लॉस कर रहा हूं, ये मेरा काम था। लेकिन असेट का कंट्रोल जो था सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास था। अब ये भी डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग एक्सचेंज की वजह से क्या हो गया है, पूरा का पूरा खत्म हो गया, ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गया है। वो कैसे, देखिए स्वैपिंग एक्सचेंज कैसे चलते हैं, क्या काम करते हैं, इसका जो कुछ भी सेशन था, सबसे बढ़िया सेशन था, अमिर सर ने ऑलरेडी सबको लिया है। शायद मेरे ख्याल से यहाँ आए हुए सारे लोगों ने वो अटेंड किया भी होगा। अगर किया नहीं होगा तो सर को हम रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर से उस सेशन को लेने के लिए। ठीक है, तो वो आप अटेंड करिए, मैं ज्यादा वो सब चीजें रिपीट करते बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन रिवाइज करके हम आगे जाते हैं, स्वैपिंग एक्सचेंज किस तरह से काम करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन पे फोटो शेयर किया है कि यहाँ पे 2 लोग होते हैं, एक होता है ट्रेड करने वाला, लेने वाला, देने वाला, और दूसरा होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर एलपी, जिसको फिरोज सर बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एग्जाम्पल के लिए 100 इथेरियम हमने डाले हुए हैं बीच में, और 1,000 टोकन डाले हैं, मतलब एक 10 टोकन की वैल्यू एक इथेरियम है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 10 टोकन की वैल्यू एक इथेरियम हो गई। अब ये लिक्विडिटी तो क्रिएट कर दी गई, इसमें कौन पार्टिसिपेट हो रहा है, इंडिविजुअल अकेला एक्सचेंज है क्या, नहीं, इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है। समझ लीजिए मैं भी इसका हिस्सा बन सकता हूं, आप भी बन सकते हो, हर कोई इसमें लिक्विडिटी ऐड कर सकता है। ऑलरेडी पिछले कई दिनों से हम लोग मुझे मेरे ख्याल से 10-15 दिनों के पहले से बहुत सारे लोगों ने 3.0 में यूनिस्वैप में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ऐड कर दी, हम सब ने मिलके अप्रोक्सीमेट वहां पे
$2 लाख का अभी लिक्विडिटी पूल बन गया है, और वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी बहुत ज्यादा बन गए हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है, अगर नहीं है तो वो समझ लीजिएगा कि कैसे काम करता है, बहुत बढ़िया काम होता है। अब ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन गए। अब अगर कोई आ रहा है तो क्या करेगा, खरीदने आ रहा है तो महंगे में खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी प्राइस चल रहा है ₹100, और कोई आ रहा है तो ₹101 में लेके जाएगा। और समझ लिए कोई बेचने आ रहा है तो क्या होगा, 99 रुपीज में वो बेच के जाएगा। मतलब ये जो बीच वाला जो प्रॉफिट है वो किसका बनता है, जो लिक्विडिटी ऐड कर रहा है उसका बेनिफिट बनता है। अब एक्सचेंज में जब था, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में था, यही चीज कौन कर रहा था, अकेला लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन रहा था, कौन, सेंट्रलाइज एक्सचेंज। और वो एसेट किसके यूज कर रहा है, हमारे ही एसेट यूज कर रहा है, हमें ही लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, और पैसा भी खुद कमा रहा है। ये चीज वहां से निकल के अब स्वैपिंग एक्सचेंज में आने की वजह से वो सारा कुछ बेनिफिट किसको मिल रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को मिल रहा है। अब इसकी वजह से दो चीजें कम हो गई। एक तो मैनिपुलेशन कम हो गया। मैनिपुलेशन कैसे कम हो गया, देखिए अगर यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर है और कोई बहुत ज्यादा खरीदने आ गया तो उसको बहुत ज्यादा रेट अप्रिशिएट करके लेना पड़ेगा, और वही चीज वो बेचने जाएगा तो डिप्रिशिएट हो जाएगी। इसकी वजह से वो बेचने जाएगा तो लॉस होगा, खरीदने जाएगा तो महंगा पड़ेगा। तो इस वजह से जो मैनिपुलेशन है वो बहुत कम होगी। इसमें मैनिपुलेशन बहुत कम होने की वजह से, कम का नहीं, वहां यहाँ पे होगी ही नहीं, क्योंकि ₹100 का देगा और 99 रुपीज का लेगा, ये तो कोई मतलब प्रॉफिट वाला सौदा होता नहीं है, तो कोई करेगा नहीं, मैनिपुलेशन यहाँ पे नहीं होता। यही चीज सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होती थी, अब पैसा भी हमने उसके पास पार्क कर दिया, अब वो खुद भी खरीद रहा है। मतलब एक आध जगह पे क्या होता है कि मैनिपुलेट करने के लिए हमारे ही एसेट्स यूज करके कोई एक टोकन को की वैल्यू बढ़ा भी रहा है, घटा भी रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा माल है। तो ये चीज लिक्विडिटी प्रोवाइडर, लिक्विडिटी पूल में नहीं होती। अब यहाँ पे प्राइस जो है इम्पैक्ट कैसी करती है, ये ऑलरेडी बहुत बार हमने सुना है। तो ये आप सबको पता है कि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज को रिप्लेस कैसे कर दिया है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ने, स्वैपिंग एक्सचेंज की वजह से। ठीक है, अब हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि पैनोरामा नाम से कोई स्वैपिंग एक्सचेंज आ रहा है, वो हमारे ब्लॉक और कम्युनिटी का एक पार्ट है, हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन से एक सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन वाली एक्सचेंज है। तो ये भी इसी तरह से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और पूल में काम करती है क्या, सेम है क्या, सबके जैसा ही है, यूनिस्वैप के जैसा, पैनकेक स्वैप के जैसा, इसी तरह के है क्या? तो उसी तरह का काम करती है और बेटर है उससे भी। वो कैसे बेटर है, देखिए इसमें क्या क्या चीजें अलग हैं वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा, पैनोरामा एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन का जो फीस लगेगा सॉरी, ट्रांजैक्शन का फीस जो लगेगा वो सबसे कम है। ये मतलब फीचर, सबसे बढ़िया फीचर यहाँ पे डाला गया है पैनोरामा एक्सचेंज में। इसकी वजह से होगा क्या कि दुनिया भर के जो ट्रेड करने वाले, खरीदने बेचने वाले लोग हैं, वो क्या प्रिफर करेंगे, बहुत ज्यादा खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, वो लोग सोचेंगे कि महंगा खरीदेंगे महंगा बेचेंगे, वहां पे फीस ज्यादा देने से अच्छा है कम फीस जहां पे लग रही है वहां पे हम जाएं और वहां से हम खरीदे और बेचे, तो वो ट्रैफिक भी यहाँ आएगा। और दूसरा है यहाँ पे सबसे बढ़िया फीचर जो पैनोरामा एक्सचेंज में है, और वो वर्ल्ड क्लास फीचर है जो कि दुनिया में कहीं नहीं है, लॉक लिक्विडिटी फीचर। देखिए अगर यूनिस्वैप में हम जाते हैं तो वहां पे लिक्विडिटी तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 मिनट में लिक्विडिटी वहां से क्या कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग आ गए, $1000 की लिक्विडिटी डाल दी, $1 लाख की लिक्विडिटी बन गई, और 1 मिनट में रिमूव कर सकते हैं कि यस, वो रिमूव भी कर सकते हैं। अब लेकिन पैनोरामा में है क्या कि वहां पे लिक्विडिटी आ गई और आप और हम सब ने मिलके समझ लीजिए 6 महीने को उसको लॉक कर दिया, तो यहाँ पे कंट्रोल अब हमारा भी नहीं रहेगा। 6 महीने तक वो लिक्विडिटी ना कि हम रिमूव कर सकते हैं, ना पैनोरामा एक्सचेंज कर सकता है, ना कोई दुनिया में कोई और कर सकता है। उसको वो लॉक उसी तरह से रहेगा जितने टाइम के लिए हमने लगाया है। इसकी वजह से होता क्या है
कि उस लिक्विडिटी पूल का एक क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, मार्केट में दिख रहा है लोगों को कि भाई यहाँ पे 10 मिलियन की लिक्विडिटी है, 20 मिलियन की लिक्विडिटी है, 1 बिलियन की लिक्विडिटी है, और वो सारी की सारी लॉक है, आने वाले 6 महीने तक हिलेगी नहीं। तो सोचिए, जो बंदा ट्रेड करना चाहता है वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा या सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाएगा, यहीं पे आएगा। ठीक है, अब ये बेनिफिट, अब अगर यही सिस्टम, यही लॉक फीचर आप अगर देखेंगे, तो हम पैनकेक स्वैप में कुछ लिक्विडिटी लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थर्ड पार्टी क्या लेना पड़ता है, लॉक करने का फीचर लेना पड़ता है, और वो लॉक करने के लिए खर्चा बहुत ज्यादा आता है। मतलब क्या, एक आध लॉक सिस्टम लगाने के लिए $200 का खर्चा आएगा। मतलब हर किसी को लिक्विडिटी लगानी है तो $200 का खर्चा करके लिक्विडिटी लॉक तो कोई करेगा नहीं। अब ये फीचर ऑलरेडी बाहर है, लेकिन थर्ड पार्टी यूजर के पास है, थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट करना पड़ता है लॉक करने के लिए। अब यहाँ पे हो क्या गया, अब यहाँ पे सेम लिक्विडिटी पूल में आप अपने हिसाब से एक दिन से, अपने हिसाब से 10 साल, 20 साल, 2 दिन, 10 महीने, जो भी टाइम चूज करें, उस हिसाब से लिक्विडिटी को क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। अब ये हो गया एक एडवांस बेनिफिट, एडवांस फीचर ऑफ पैनोरमा। अब दूसरा इसमें सबसे बढ़िया और वर्ल्ड क्लास फीचर क्या है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखिए, जब किसी भी स्वैपिंग एक्सचेंज में, मतलब वो पैनकेक स्वैप हो, यूनिस्वैप हो, कोई भी एक्सचेंज हो या पैनोरमा हो, यहाँ पे लिक्विडिटी मैं ऐड कर रहा हूँ। कहाँ से होती है लिक्विडिटी, वो कहाँ पे होगी, मेरे वॉलेट से लिक्विडिटी ऐड होगी। अगर रिमूव करूंगा तो कहाँ आएगी, मेरे ही वॉलेट में आएगी। मतलब यहाँ पे पूरा कंट्रोल मेरे पास है। अब ये हर किसी का हर किसी के पास है, मतलब ये डिसेंट्रलाइज तो हो गया। अब ये चीज तो हर किसी के पास है, लेकिन होता क्या है, लॉक करने के बाद 6 महीना हो गया और 6 महीने के बाद मैं विड्रॉ कर रहा हूं, तब तक 6 महीने में कुछ चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गलती से कहीं मेरे फ्रेजेस, वॉलेट के फ्रेजेस जो रहते हैं, प्राइवेट कीज जो रहती हैं, वो मैंने कहीं गवा दी और किसी के पास चली गई, या किसी ने हैक कर ली। ये चीजें हो रही हैं, बहुत बार हुआ है, बहुत सारे लोगों के टीबैक भी चले गए हैं इसकी वजह से। होता क्या है, रैंडमली फ्रेजेस डाले जा रहे हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है, तो कुछ बग्स वाले मैसेजेस भेज दिए जाते हैं, उस पर क्लिक किया जाता है, क्लिक करने की वजह से अपना स्क्रीन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लोगों को वहां जाके हम एक्सेस दे देते हैं, इस वजह से हमारे प्राइवेट कीज कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। अब वो बंदा क्या कर रहा है, उसके पास अभी अपने फ्रेजेस है, ठीक है, ये लिक्विडिटी लॉक है, उसने चेक कर लिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके स्कैन, पॉलीगॉन स्कैन में जाके चेक कर लिया कि ये कब रिलीज होगी, वो डेट देख के बैठ गया। अब आपसे फास्ट वो है, क्योंकि हम टेक्निकली बंदे तो नहीं है, हम आज लिक्विडिटी रिमूव करना है, चल भाई 4 दिन और बाद देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसा सोचें, लेकिन वो नहीं सोचेगा। उसके पास फ्रेज होने की वजह से वो क्या करेगा, इमीडिएट रिमूव करेगा और वहां से उड़ा के बेच देगा। अब यहाँ क्या होगा, अगर ऐसा हुआ हो तो वो तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन पैनोरमा में यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेशन का भी एक यूज किया गया है। अब उसने, उस बंदे ने क्या यूज किया, फ्रेजेस भी हैक कर लिए, निकाल लिया, लेकिन अब उसको लिक्विडिटी से रिमूव होने के बाद मुझे मेरा माल उठा के ले जाना है तो नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी रिमूव करते वक्त वो फ्रेजेस तो पूछेगा, प्राइवेट की होगा, उसके पास पासवर्ड होगा तो रिमूव तो कर पाएगा, लेकिन उसी वक्त क्या पूछेगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो कि आपके मोबाइल में होगा, जो उसके पास नहीं होगा। अब इस वजह से होगा क्या, फ्रेजेस भी चले गए लेकिन आपका असेट सिक्योर हो गया। तो सोचिए कि कितनी बढ़िया सोच डेवलपर ने बनाई है, फिरोज सर हो, नितिन सर हो, इनका मैं बहुत मतलब फैन हो गया इस वजह से कि उन लोगों ने सिक्योरिटी पे बहुत काम किया है, अपने कम्युनिटी के लिए सिक्योर करके लोगों का पैसा कैसे मतलब जो वॉलेट में है वो भी कोई उड़ा ना ले जाए, ये चीजें उन्होंने देखने की कोशिश यहाँ पे की है। अब और उसके साथ 3 जनरेशन तक रेफरल प्रोग्राम भी हमें दिया गया है। इसका मतलब आप अगर समझ रहे हो, एक स्वैपिंग एक्सचेंज आप खुद का है, ये 3 जनरेशन ऑफ रेफरल प्रोग्राम मतलब क्या है, मेरे हिसाब से
आपका खुद का एक स्वैपिंग एक्सचेंज है। ये मतलब देखिए, किसी भी एक्सचेंज में आप अगर रेफर कर रहे हो, वहां पे खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, उसका किसको जा रहा है बेनिफिट ट्रांजेक्शन फी का? उसको ही खुद को जा रहा है, या तो एक्सचेंज को जा रहा है। ओके। अब दूसरा, यहाँ पे इन्होंने 3 जनरेशन पे दिया है अपना खुद का रेफरल प्रोग्राम की वजह से। तो आप किसी को रेफर कर रहे हो, वो यहाँ आके ट्रेड कर रहा है और उसके बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। उसने किसी को किया, उसके बेनिफिट मिल रहे हैं। तीसरे जनरेशन में किसी ने किया तो उसके बेनिफिट मिल रहे हैं। मतलब जो आपने अपनी खुद की कम्युनिटी बनाई है इस पैनोरामा एक्सचेंज में ट्रेड करने वाली, तो वो सारी की सारी आपकी है। ना आपने कुछ पैनोरामा स्वैप डेवलप किया है, ना कुछ उसका लॉजिक डिसाइड किया है, कुछ नहीं किया हमने। खाली क्या किया है, उसको यूज किया है और सारे लोगों को जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन रेफर किया है। और इस वजह से मुझे क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है ट्रांजेक्शन का, जिसका मतलब मेरा खुद का एक एक्सचेंज बन गया है। मैं खुद मालिक बन रहा हूं एक एक्सचेंज के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक ये 3-4 जो बेनिफिट्स हैं, ये पैनोरामा एक्सचेंज के सबसे बड़े बेनिफिट्स मैं मानता हूं। और इस वजह से पैनोरामा स्वैपिंग एक्सचेंज जो है दुनिया में बहुत आगे जाने वाला है। और आप हम बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, बढ़िया जगह पे हैं, खुशकिस्मत हैं कि ये सबसे पहले हमें मिल रहा है और हमसे इसकी शुरुआत होगी। आगे चल के जनरेशन टू जनरेशन इसका बेनिफिट भी सबसे ज्यादा हमें मिलेगा। अब देखिए, स्वैपिंग एक्सचेंज तो डेवलपर ने डेवलप कर दिया, तो यहाँ पे इंटेंशन क्या हो सकता है? जो भी अपना डेवलपर है, जो भी अपने डेवलपर हैं, उनका इंटेंशन क्या होगा? वो हमारा बेनिफिट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो, ये सच में मैं बोल रहा हूँ इस हिसाब से है क्या? तो वो समझने के लिए क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं, ये थोड़ा हम अगर समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये इंटेंशन इनका क्या है और कैसे चलता है। देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलता कैसे, उसका एक एग्जांपल इस पिक्चर में दिया गया है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट का शब्द का अर्थ देखेंगे तो क्या होता है, समझ लीजिए रेंट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करते हैं ना हम लोग। एग्रीमेंट के हिसाब से, एग्रीमेंट जो होता है, रेंट एग्रीमेंट में लिखते हैं कि मैं पार्टी हूँ, फर्स्ट पार्टी हूँ, आप सेकंड पार्टी हो, मेरा घर है, आप रेंट पे रहने वाले हो, और महीने का आपको 5,000 रुपये रेंट देना है, 10,000 रुपये डिपॉजिट देना है। अगर आप घर छोड़ के जाने वाले हो तो 2 महीने पहले बताना होगा। ऐसी सब हम क्या लिख रहे हैं उसमें, कंडीशंस उसमें लिखते जा रहे हैं। और वो एग्रीमेंट बना के हमने साइन कर दी, कोर्ट में उसका एक कॉपी भी रख दिया, मतलब नोटरी कर लिया, उसकी कॉपी नोटराइज कर ली। अब होता क्या है, ये तो हमने एग्रीमेंट कर दी, लेकिन फिर भी कई एग्रीमेंट टूटते हैं। मतलब मैं 2 महीने पहले आपको एडवांस बताना चाहिए था, लेकिन उसने बताया नहीं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, पैसा नहीं वो, तो वो बताया नहीं इसलिए वो 10,000 नहीं दे रहा है। ऐसे सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन कंप्लीट नहीं होते बहुत बार। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर वही अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता तो कैसे होता? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नथिंग बट ये क्या है, एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जो कि जैसे लिखा है उसी हिसाब से चलेगा। अब होता क्या है इसमें, समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैं रेंट पे लेने वाला हूँ, और वो घर जो है उसका भी एक डिजिटल असेट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, डिजिटल असेट है, तो वो डिजिटल असेट रेंट पे ले रहा हूँ, तो उसको हमने लिंक कर दिया उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें लिख दी गई। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक मतलब समझ में आ जाएगा। समझ लीजिएगा एक रिबोक का शोरूम, शूज कंपनी, रिबोक कंपनी है, और वो चाहती है कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। अब ऑलरेडी ये सारा कुछ सिस्टम उनके पास है। किस तरह से है? वो एक सॉफ्टवेयर है जिसका सर्वर रहेगा, उस सर्वर पे वो सारा कुछ लिखा है, और मतलब उसकी चेन उसी हिसाब से चलती है। मतलब प्रोडक्शन तैयार हो गया, प्रोडक्शन से कहाँ जाएगा? गोडाउन में जाएगा, गोडाउन से
बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है दुनिया का, उसके पास जाएगा, उससे इंडिया वाले के पास जाएगा, वहां से डिस्ट्रिक्ट वाले के पास जाएगा, तालुका वाले के पास जाएगा, और लास्ट में रिटेलर के पास जाएगा। ये चेन उसकी बनी हुई है। अब होता क्या है, कभी कभी ये बीच वाले लोग जो हैं, उनके पास माल आने के बाद उसी में डुप्लीकेट माल क्या कर रहे हैं, मिक्स करके भेज रहे हैं। अब कंप्लेंट किसको आ रही है, रिबॉक को आ रही है कि भाई आपके शूज क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट आ रहे हैं। अब इसके लिए उन्होंने स्कैनर लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन डेटा भी तो चेंज हो सकता है। अब सेंट्रलाइज होने की वजह से सर्वर का डेटाबेस इंजीनियर कोई होगा, उस डेटाबेस इंजीनियर को पता है कि डेटाबेस किस तरह से सेव हो रहा है, लाइन टू लाइन उसको पता होता है। अब वो जाके करेक्ट कर रहा है, जो डुप्लीकेट शूज उसमें डाले गए हैं, उसके भी कुछ स्कैनिंग उसमें डाल रहा है, स्कैन के कोड जो है उसमें डाल रहा है। और जब भी वो स्कैन किया जाता है तो वो आगे चल के क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है ओरिजिनल है करके। तो ये कस्टमर को तो डुप्लीकेट माल जा सकता है, क्यों, क्योंकि डेटाबेस में चेंजेस किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर वो यही चीज हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के सर्वर की जगह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब डिप्लॉय कर दिया, अब वही सिस्टम इंटरनेट पे भी है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ गई। अब जो कंपनी क्यूआर कोड डाल रही है वही रहेगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एडिट कर नहीं सकते, डिलीट कर नहीं सकते, कुछ चेंजेस तो कर सकते नहीं है, डेटाबेस तो चेंज होगा नहीं क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे जाएगा। ब्लॉकचेन में डेटा अगर स्टोर हो गया तो उसको एडिट और डिलीट करना तो इम्पॉसिबल है। आज तक 12 साल में ये तो पॉसिबल नहीं हुआ कि डेटाबेस चेंज हुआ है। तो इस हिसाब से अगर वो डेटाबेस के हिसाब से आगे चलता जाएगा, सबको पता चलेगा कि कितना एक्चुअल माल है, कौन कहाँ अगर गलती कर रहा है तो वो भी पकड़ा जाएगा। तो ये चीज होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और आगे चल के अगर क्यूआर कोड स्कैन कर दिया किसी कस्टमर ने, उसको ऐप दे दिया गया है, अपने कंपनी का ऐप दिया है, उसमें स्कैन करो, वो बता देगा कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो इस वजह से होगा क्या, डुप्लीकेसी रिबुक की बच जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अभी रेंट एग्रीमेंट का होता है, जो उसने तोड़ दिया, तो अभी यही अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे होता तो वो अपने वॉलेट से पैसा काट के ही उसको रेंट दे देता। क्यों, क्योंकि वहां पे मैंने एग्रीमेंट साइन कर दिया, मतलब क्या, उसको अथॉरिटी दे दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कि हर महीने 10 तारीख को मेरे वॉलेट से काटो और इस वॉलेट में ट्रांसफर करो। मैंने साइन कर दिया, एक्चुअल साइन नहीं होता, उसको हम अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो उसको अप्रूव कर दिया तो यहां से कटेगा और वहां जाएगा, और यहाँ पे जो बैलेंस है वो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। क्यों, जब तक मैंने 1 साल का एग्रीमेंट किया होगा तो 1 साल का रेंट के हिसाब से वहां पे बैलेंस रखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये सब चीजें वहां पे मेंशन होती है। तो ये होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीजें चेंज नहीं हो सकती। अब स्वैपिंग एक्सचेंज क्या है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। टोकन क्या है, ये भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ब्लॉकचेन, ओवरऑल ब्लॉकचेन भी देखेंगे तो भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारी चीजें डेवलप होने के बाद इसमें कोई चेंजेस किए नहीं जा सकते, ये इसका क्या है, बेनिफिट है। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें बन गई। तो डिसेंट्रलाइज दुनिया आती जाएगी आने वाले दिनों में। जो भी अभी डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स हैं, मतलब बैंकिंग हो, कोई भी चीज हो, बैंकिंग तो बहुत ज्यादा रैपिडली इस पे इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में। अगर बैंक्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन्स का यूज नहीं करेंगी तो वो खत्म हो जाएंगी, जो यूज करेंगी वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। तो इस वजह से कई बैंकों ने ऑलरेडी उनके डेटाबेस को ब्लॉकचेन पे स्टोर करना शुरू कर दिया है, ब्लॉकचेन को यूज करना शुरू कर दिया है। एक मुझे जितना पता है कि एक गवर्नमेंट है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ या कोई और गवर्नमेंट है, एग्जैक्ट पता नहीं है, छत्तीसगढ़ ही है। उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट हो या वहाँ के कोई और सर्टिफिकेट्स होते हैं जो पर्सनल सर्टिफिकेट, वो अभी ब्लॉकचेन पे उन्होंने देने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र में जो अपना कोविड का सर्टिफिकेट आता है वो ब्लॉकचेन पे आता है। हम ब्लॉकचेन का बहुत पहले से भी यूज कर रहे हैं। हमारे मोबाइल्स में आने वाले ओटीपीज जो होती हैं वो ब्लॉकचेन की वजह से आ रही हैं। हमारा यूपीआई जो ट्रांजेक्शन होता है, गूगल पे, फोन पे, ये सारा कुछ भी ब्लॉकचेन पे उसके ट्रांजेक्शन होने की वजह से देखिए हम कंट्रोल दे रहे हैं किसी को भी, वहां पे फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ये सारा कुछ कन्वर्ट होता जाएगा आने वाले दिनों में।
डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, और बहुत आगे ये चीजें जाने वाली हैं। तो यही कन्वर्जन होगा आगे। बहुत स्कोप है इन सब्जेक्ट में, इन सेक्टर्स में। तो आप सब बने रहिए, बहुत कुछ सीखना सिखाना बहुत बाकी है। हम